अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रीप्ले। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग का एलिमिनेटर 1 कल हुआ और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की, कोयटा ग्लेडिएटर्स को हराकर टूर्नामेंट से बाहर किया और अब वो खुद आज एलिमिनेटर 2 में पेशावर ज़ल्मी के मद्दे मुकाबिल होंगे। जनाब, मैच की समरी आपके सामने। मार्टिन गुप्टिल की सरप्राइज एंट्री हुई, लेकिन उन्होंने लगता है कि एक मौके पर तो कोयटा ने उनको थोड़ा सा ट्रॉल भी किया कि शायद बड़े अच्छे जी आपने रन बनाया स्लो खेल कर, लेकिन उनके जो 56 रन हैं 47 गेंदों पर, शायद ये बाबर आजम के होते तो बड़ी बात होती कि स्ट्राइक रेट ठीक नहीं था, लेकिन मार्टिन गुप्टिल बाबर आजम नहीं है ना, तो इसलिए ज़्यादा बात होगी नहीं। लेकिन 174 लगा के बहुत लगता है जैसे पार स्कोर है। 155 पे 3 आउट थे, उसके बाद 174 पे 9। स्पेक्टेकुलर किस्म का जो है बैटिंग कलैप्स हुआ और उसके बाद ऐसे लग रहा था जैसे कोयटा की बड़ी ग्रैंड वापसी हुई है। लेकिन अगर आपने मेरी तरह सिर्फ 2 ओवर मिस करनी हो और कोई चाय पीने चला गया हो, कोई नमाज़ पढ़ रहा हो और जब वापस आया तो 14 पे 5 आउट देखकर पता चला कि मैच तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। लेकिन उसके बाद अच्छी फाइट बैक की उमैर बिन यूसुफ ने, मोहम्मद आमिर ने भी उनका साथ देने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तो मुबारकबाद इस्लामाबाद के फैंस को, लेकिन उनको आज अब पेशावर ज़ल्मी को हराना पड़ेगा। इस सारी सूरत हाल में बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं रोज़ की तरह पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर और डोमेस्टिक कोच गुलाम अली साहब, जिनको खुशामदेद कहते हैं। लेकिन गुलाम भाई, सबसे पहले रीप्ले हेडलाइंस दिखाते हैं और हेडलाइंस से आकर फिर मैच के ऊपर तफसीली बात करते हैं। मैच समरी दोबारा आपके सामने लेकर आते हैं। 174 पे 9 इस्लामाबाद यूनाइटेड, 155 पे 3 आउट होने के बाद और उसके बाद 135 पर दुकान बंद हो गई कोयटा ग्लेडिएटर्स की। रदरफोर्ड नहीं खेले, ये सवाल पूरी इस वक्त जो है ना क्रिकेट फटाने की टीम है, उसका मैं आपको जवाब दे देता हूँ। गुलाम भाई, इससे पहले मैं आपके पास हूँ, मैं रीज़न बता देता हूँ। जनाब, रीज़न यही है, मैच समरी आपके सामने मौजूद है, इसमें रदरफोर्ड कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो पाकिस्तान आ चुके थे। हुआ ये, बैकग्राउंड स्टोरी ये है, अब मैं सामने कैमरे पे आके आपको बताता हूँ ताकि आप बाद में सब इसको सुनकर आपको पता चल रहा है कि रदरफोर्ड कल का मैच क्यों नहीं खेले। जनाब, रदरफोर्ड आपको पता है कि 2 से 3 मैच कबल वापस चले गए थे अपनी टीम मैनेजमेंट को बताकर। कुछ फैमिली रीज़न था उनका या जो भी पर्सनल उनको टाइम चाहिए था, उनको बता दिया गया था कि अगर वो वापस आएंगे तो सेम कॉम्बिनेशन के साथ ही शायद हम प्रेफर्ड करेंगे। और कल ऐसे ही हुआ। शेन वॉटसन जो कि हेड कोच हैं, ये उनकी कॉल थी कि वो सेम टीम के साथ जाना चाहते हैं जो कि रदरफोर्ड की गैर मौजूदगी में खेल रही थी। ये सवाल लेकर मैं जा रहा हूँ गुलाम अली के पास। गुलाम भाई, नाउ पहली बुरा हाल, जैसन रॉय फॉर्म में नहीं, रायली रोसो खुद, शायद मुझे पता चला कि हेड कोच की कॉल थी। आपकी क्या राय है इस कॉल के ऊपर? शरफेन रदरफोर्ड को आप ना खिलाएं, प्लेऑफ मैच में पाकिस्तान आने के बावजूद, पे करने के बावजूद, फैंस की एक्सपेक्टेशंस होने के बावजूद, उनकी मैच विनिंग एबिलिटी देखने के बावजूद, कितने बावजूद सर मैं बता सकता हूँ वो ख़त्म हो गए। अब आपकी बारी है। मेरे भी इतलात कुछ इसी तरीके की हैं कि कन्फर्म इतला है ये हेड कोच का ये कॉल थी। और क्योंकि देखें, शेन वॉटसन है, वो अपना एक वेट रखते हैं, तो उनकी बात को जो है डिसएग्री करना जो है थोड़ा सा इतना आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा कोयटा के लिए। हालांकि हम देखते हैं कि नदीम उमर हैं, मोइन खान है, रिचर्ड है वहाँ पे, उसके अलावा कई स्टाफ मौजूद है, शॉन टेट हैं। तो इतनी बड़ी मैनेजमेंट के साथ अगर एक आदमी का डिसीजन है तो उसको पूरी टीम ने ऑन किया। लेकिन ठीक है, आपने इस तरह किया, लेकिन ये एक लास्ट चांस था आपका इस लीग में सरवाइव करने का। और आप स्ट्रगल करते आ रहे हैं तीनों मैच में। बिल्कुल। तो जब आप इस तरह की सिचुएशन में फंसते हैं तो आप अपने बेस्ट चीज़ों की तरफ जाते हैं, देखते हैं इस चीज़ को बाला ताक रखते हुए कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। वो तो लग रहा है कि अगले साल वो टीम में ही नहीं होंगे अभी। हाँ, तो शेन रदरफोर्ड ने, हाँ, ये कोयटा को भी देखना पड़ेगा कि शेन वॉटसन भी उनके साथ चल सकेंगे नहीं चल सकेंगे, क्योंकि ये सब अभी डिस्कस करना पड़ेगा। हाँ, ये तो अब अगले सीजन की बड़े बहुत सारी बातें बाद में सामने आएंगी। प्लेयर रहेंगे या मैनेजमेंट के कुछ लोग रहेंगे, ये तो मैं समझता हूँ। इस साल नदीम उमर साहब ने और कोयटा ग्लेडिएटर्स ने तब्दीलियां करके ये तो बता दिया कि वो खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने तब्दीलियां की। लेकिन प्लेऑफ में बादल जाना एक पिछले साल की निस्बत अचीवमेंट ज़रूर है, बट जिस तरह का ये ड्रॉप सीन हुआ आई थिंक वो किसी को पसंद नहीं आया, क्योंकि बहुत ज़्यादा टीम ने सत्ता सरेंडर कर दिया और अच्छी पैकेज। मुझे पैकेज चलाना है गुलाम भाई, कल के मैच की जनाब रिपोर्ट चलाते हैं। कोयटा ग्लेडिएटर्स को शिकस्त हुई, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपना एलिमिनेटर 1 जीता और शानदार कामयाबी, बहुत ही अच्छी उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस है। मैच के हवाले से आप रिपोर्ट देखिए, फिर आके गुलाम भाई से तफसीली बात करते हैं, कोई एनालिसिस करते हैं, फिर आज के मैच के ऊपर भी आना है। गुलाम भाई, सबसे पहले 174 पे 9 और जिस तरह का मैंने जिक्र किया 155 पे 3 आउट, उसके बाद एकदम से 174 पे 9। आप पिच का एलिमेंट भी बता दीजिएगा और इस्लामाबाद को जो बैटिंग का पूरा एफर्ट था। देखिए, पिच तो हम मुसलसल देख रहे हैं कि इस पर आंख बंद करके हिट नहीं लगती है। ठीक है, आपको शॉट चूज करने पड़ते हैं, पिक करने पड़ते हैं। और यूनाइटेड का टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला ठीक था? बिल्कुल ठीक था, क्योंकि मैं पिछले कई मैचों से कह रहा हूँ कि कराची की पिच पे कोई भी एक टॉस जीतेगा तो पहले बैटिंग करने को जाएगा, क्योंकि पहले इनिंग में थोड़ा बेहतर बल्ले बॉल आती है, बाद में पिच थोड़ा स्लो होती चली जाती है। ठीक है।
जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। और इस तरह की पिच पे जहाँ गेंद थोड़ा सा ग्रिप हो रहा हो या थ्रू द लाइन आपको ऑन द खेलने में मुश्किल हो, तो वहाँ पे चेस करना, अगर एक आध विकेट गिरती है तो आपको मुश्किलात आ जाती हैं। सही। तो कंफर्टेबल टीमें यही होंगी कि पहले बैटिंग करें। तो जैसा कि हमने कोयटा तो चाहती थी कि हमेशा चेस करें, लेकिन कल उनका भी प्लान था कि अगर वो टॉस जीतते तो बैट फर्स्ट करते। एनीवे एक बड़ा डिसअपॉइंटिंग मैच रहा और एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि जो है इस तरह का। बिल्कुल सर, सेकंड हाफ में खासतौर पर जो कुछ हुआ, लेकिन 174 पे 9 से पहले सर जो 155 पे 3 आउट मार्टिन गुप्टिन को कल खिलाया है। मुन्नो नहीं खेले, शायद उनकी कुछ इंजरी का इशू भी है शायद मेरे ख्याल में, लेकिन आगा सलमान, एलेक हेज, शादाब खान बड़े फ्लो में दिखाई दिए। 176 का स्ट्राइक रेट था शादाब का, और एक मौके पे लग रहा था जैसे 190 हो जाएंगे। तो उस वक्त आपने उस जो बैटिंग क्लैप्स को देखा, और आई थिंक बुनियाद मेरे ख्याल में इस मैच में मार्टिन गुप्टिन, एलेक हेज, आगा सलमान और शादाब खान ने एक्चुअली रखी, क्योंकि इस विकेट पर हमने देखा कि 155 पे 3 इतना आसान नहीं था करना, जो कि बाद में साबित हुआ। आपकी क्या राय है? कोटा ने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की, मैं समझता हूँ कि अर्ली ऑन उनको जो है ना, कि आप जानते हैं कि गोरे थोड़ा सा कराची की विकेट पर उनको मुश्किल हो रही है, तो स्पिनर से स्टार्ट ना लेना, वसीम जूनियर से नया गेंद करा देना, प्रेशर रिलीज करवा देना, वहाँ से सेटल कर देना। तो कुछ गलतियाँ टीम सिलेक्शन में भी की कोटा ने, और कुछ बॉलिंग चेंजेस में भी गलतियाँ हुई, और रन चेस तो हम देख रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ कि मोहम्मद आमिर, मोहम्मद वसीम और वहाँ पे दारिक इमाद वसीम, उन्होंने पूरा मैच ही तब्दील कर दिया। तो इतना बड़ा टैक्टिकल ये डिफरेंस है। जी हाँ, तो इसमें ये है कि कल बहुत सारे, अगर हम कोयटा के देखें, बहुत सारी गलतियाँ नजर आती हैं कोयटा की टीम सिलेक्शन से लेकर के और इन फील्ड डिसीजन तक, आउट ऑफ द फील्ड एंड इन द फील्ड डिसीजन दोनों कल कोयटा के फेवर में क्लैरिटी नजर नहीं आई, कुछ सदा देने के मूड में भी रहे और सारा कुछ। लेकिन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जो बैटिंग क्लैप्स हुआ 14 पे 5 उस पर बात करेंगे, और खासतौर पर जो टेक्निकल डिसीजन शादाब खान ने लिए, स्पिनर को पहले लेकर आए, इमाद ने पूरे, मैं समझता हूँ आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, उन्होंने पूरा मैच तब्दील कर दिया। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। और आप रिप्ले में खुशामदीद। और इससे पहले कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई मैच के बाद उनके ऊपर जाऊँ, एनालिसिस ऑफ द कोयटा इनिंग, रमीज राजा तो चीख पड़े थे मौके पे, आई एम गिविंग यू द ऑर्डर, सही रनिंग करें आप लोग, क्या कर रहे हैं आप लोग, मतलब रन आउट्स, कैजुअल शॉट्स, कुछ बैड लक भी। आप देखें सऊद शकील का जिस तरह से कैच हुआ, बिल्कुल बॉल वाइड था, काम ग्लव्स पे लग के पॉपअप हुआ और बिल्कुल आउट हो गए। टोटल डिजास्टर। 14 पे 5 आई थिंक किसी भी टीम के लिए और किसी उनके फैंस के लिए बड़ा तकलीफ दे था कल वो देखना। देखिए, किसी भी टीम को आप किसी कितने बड़े प्लेयर साइन अप कर लें, लेकिन अगर इंडिविजुअल का कोई प्लान नहीं होगा या मैनेजमेंट उनको रोल नहीं देगी, क्योंकि आप थ्रू आउट द टूर्नामेंट देखें तो बैटिंग में कोई कोयटा का सच पूछे कोई प्लान नज़र नहीं आया। बिल्कुल, कुछ ब्रिलियंस की वजह से जो है आप मैचेस जीते हैं, लेकिन आपको लगता है कोई आदमी खेल रहा है तो वो किसी प्लान के तहत खेल रहा है, जो कि हमें ना जैसन रॉय खेलते हुए नजर आया, ना रायली रोसो, ना माइकल क्लार्क ने कल बड़े अच्छा कमेंट किया रायली रोसो के डिसमिसल पे। क्या उन्होंने कहा कि आपको पता है कि आपकी 2 विकेटें गिर गई हैं, आपको पता है कि आप भी आउट ऑफ फॉर्म है, तो फिर इतना एरियल शॉट खेलकर आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो, पहले आप मैच में आ तो जाओ, पहले आप अपने आप को इन तो कर लो। तो आप सही कह रहे हैं, इवन कप्तान ने कोई अच्छी एग्जांपल सेट नहीं किया ऐसा शॉट खेलकर। और हमने वीडियो क्लिप्स भी देखी हैं डेस्परेशन की बहुत ज़्यादा, उस पर तो मैं आने वाला हूं, वो तो पूरे एक इमोशनल फिल्म थी। तो कई ऐसे कल के ये तो एक रन से हार जाए तब होता है, किस चीज़ की डेस्परेशन थी, इतनी बुरी परफॉर्मेंस पे तो सैडनेस होनी चाहिए। क्या इंडिकेट करता है? यू आर अ कोच सर। ये इंडिकेट ये करता है कि कोई कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन नहीं थी आपकी, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा लग रही थी। हाँ, तो ये उसी वक्त होता है कि देखिए, अगर आप कोई प्लान करते हैं और उस पर आप अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते तो आप मुतमईन होते हैं कि हमने ये किया, हमसे हो नहीं सका। जी जी जी। लेकिन जब कुछ समझ ना आ रहा हो क्या करना क्या है, और आप गोल देख रहे हो कि हम कोई अचीव कर जाएं, तो और ना हो पाए, तो वो इस तरह की आपको फ्रस्ट्रेशन नज़र आती है, जो कि यकीन करें कि मैं समझता हूँ कि कल बड़ा दुख हो रहा था इस तरह की चीज़ों को। ज़ाहिर बात है, हम लोग चाह रहे थे कंपेटिटिव मैच, उसमें एक टीम पूरी तरह गिरी हुई है, वो अपने आप को फ्रस्ट्रेट कर समझ रहे हैं, तो उससे अच्छा साइन नहीं गया। देखिए, आप अगर रायली रोसो की फ्रस्ट्रेशन देखें, अकील हुसैन की देखें, रॉय की देखें, सर वेब रिचर्ड्स कल बहुत उदास हो गए। फिर एवंस जिस तरह रन आउट हुए, बिल्कुल सर, उनकी हालत देखिए, अकील हुसैन जब हुए तो डग आउट देख करके मुझे बड़ा कुछ कर्व से महसूस हो रहा था। लेकिन ये उसी वक्त होता है जब समथिंग इज नॉट राइट देयर। नहीं, मैं समझता हूँ स्पिरिट और एग्जीक्यूशन लगता है कुछ। शेन वॉटसन मुझे बड़े क्वाइट से कैरेक्टर लगे। बिल्कुल। उमन होता ये है कि मैं देखते हुए खामोश सामने कैमरे के आगे यूं बैठे होते। जी हाँ, और मुझे लगता है कि बिहाइंड द सीन भी वो इतने ज़्यादा बोलते होंगे, क्योंकि आपको बीइंग अ हेड उन्होंने शर्फेन रदरफोर्ड को तो बिठा दी, वो एक हार्श डिसीजन मैं कहूँगा उसको,
बहुत हार्ड डिसीजन था और सही। ये आप पनिश कर सकते थे लीग मैच में, लेकिन इसमें नहीं कर सकते थे, बिल्कुल ठीक है, चलें। एलिमिनेटर में नहीं कर सकते आप। जैसे मार्टिन गुप्टिल की मैंने बात की, उनकी जहाँ उनको मौका मिला, और यही अच्छी टीमों के खिलाड़ियों की शान होती है कि जब उनको मौका मिले तो रन्स करें। एक मौके पे लग रहा था जैसे कोयटा वाले भी समझ रहे थे शायद वो उनके लिए खेल रहे हैं, लेकिन उनके रन्स कितने प्रूफ हुए, वाइटल, वो फिर वक्त ने साबित किया। मार्टिन गुप्टिल का मैच के बाद क्या कहना था, ये आपको दिखाते हैं। आपने बड़ा सही वर्ड यूज़ किया था। मार्टिन गुप्टिल इतना बड़ा नाम है, इतना एक्सपीरियंस क्रिकेटर है, और उसने कहा कि मैं थाई रिप्लेसमेंट, और जैसे ही मुझे मौका मिला तो जैसे कि उनको भी रहता है, यकीन नहीं था कि उनको मौका डायरेक्ट प्लेऑफ में मिलेगा, बट बड़ी मेच्योर इनिंग, उन्होंने अपना टाइम लिया। उनको पता था मेरे अराउंड एक लड़के ऐसे हैं, टीम में डेप्थ है, कोई भी रन कर सकता है। कितने क्रूशल थे सर मार्टिन गुप्टिल की 50, क्योंकि उन्होंने बेस बना कर दी। और हमने देखा पेशावर ज़ल्मी के मैच में भी कि जब एक विकेट गिरती है तो क्लस्टर ऑफ विकेट्स, यही ज़ल्मी के साथ हुआ, टॉप में 3 विकेट गिरी, फिर जब बाबर आउट हुए एक और बैटिंग कलैप्स। तो लगता है इस विकेट पर इस तरह के 50 रन की वैल्यू बढ़ जाती है। सबसे पहले मैच से पहले मैं देख रहा था गुप्टिल आखिर तक श्योर नहीं थे कि वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। सही, लेकिन शायद मैनेजमेंट उनको बता दिया था कि हम ये डिसीजन लास्ट टाइम पे लेंगे, तो आप प्रिपेयर रहें। हाँ, मुझे लगता है कि फिटनेस के इशूज। हाँ, क्योंकि जो उनके टेस्ट हुए, फिटनेस टेस्ट हुए कॉलम मुनरो के, तो उसके बाद हमने देखा फिर जब स्टार्ट लिया इन्होंने इनिंग का, तो आमिर के पहले ओवर में जिस तरह खेले ऐसा लग रहा था कि गलत डिसीजन हो गया है और बिल्कुल गेंद की लाइन में नहीं आ पा रहे थे। लेकिन जैसे ही वसीम आए बॉल करने के लिए, चेंज हो गया। वसीम ने जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की और उनके रेंज में, उनके स्ट्रॉन्ग जोन में बॉलिंग की, जहां से वो फिर इनिंग को लेके चले। और गुप्टिल ऐसे प्लेयर हैं कि अगर जितनी देर भी खेलते हैं डेंजरस होते हैं। बिल्कुल, तो पावर हिटिंग भी कर लेते हैं। बिल्कुल, और कल ब्लेसिंग हो गई मैं समझता हूँ इस्लामाबाद के लिए, कि अगर गुप्टिल और हेल्स अच्छा स्टार्ट नहीं देते बिल्कुल तो मुश्किलात हो सकती थी। चलें प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, तो ब्रेक से जब वापस आएंगे जनाब, ऑल फोकस ऑन द बिग मैच, एलिमिनेटेड टू पेशावर ज़ल्मी बामुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो जनाब, एलिमिनेटर का मजा भी बहुत है, टेंशन भी बहुत है, और आज बड़ी टेंशन पेशावर ज़ल्मी के लिए भी और इस्लामाबाद के लिए भी, दोनों अच्छी टीमें। और आज एलिमिनेटर 2 में शादाब खान और बाबर आजम मदे मुकाबिल होंगे, दो बहुत अच्छे दोस्त। उनके वाइस कैप्टन बादशाह और वजीर का वर्ड भी जनाब यूज़ किया था दबा शादाब खान ने। क्या ख्याल है गुलाम भाई इस मैच के बारे में, चूँकि दोनों टीमों की बिल्डअप थोड़ा सा डिफरेंट है। ज़ल्मी का एक मैच बुरा हो गया, इस्लामाबाद बहुत तगड़ा मैच खेल कर आए हैं, कॉम्बिनेशन और सारे बॉक्स स्टिक हैं। क्या लगता है जी, बाबर आजम यहाँ मुस्कुरा रहे हैं, शादाब खान भी मुस्कुरा रहे हैं, क्या चल रहा है आपके ज़हन में इस वक्त दोनों टीमों के हवाले से? देखें गफ़ार के, हम थ्रू आउट पीएसएल डिस्कस करते आ रहे हैं कि जिन टीमों ने अपने ऑप्शन अच्छे रखे थे उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई और सेटल होती चली गई। जो टूर्नामेंट का एंड होता गया वो टीमें अपने आप को सेटल करती चली गई। ठीक है। तो ज़ल्मी एक ऐसी टीम थी कि अच्छी टीम, लेकिन उनके पास भी कोई इशूज़ चल रहे थे बॉलिंग के, बैटिंग के। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि आसिफ अली को इनको जो एलिमिनेटर जो क्वालिफायर था वहाँ उनको खिलाना चाहिए। आज क्या सर चेंज करना चाहिए, आपकी 11 क्या है ज़ल्मी की? मैं समझता हूँ आसिफ अली को डालना चाहिए इनको। किसकी जगह सर? आसिफ अली को एक विकेट कीपर ये ड्रॉप कर सकते हैं, या एक फॉरेन प्लेयर टॉम कोलो कर्डमर जैसे फॉर्म में नहीं है, या नहीं अगर हैं, हारिस हैं, इनके पास एक डैनियल मोजले हैं जो कि ऑफ स्पिन करते हैं, बैटिंग करते हैं। जी जी, जो पिच को देखते हुए उनका इंक्लूजन हो सकता है। ओके। एक स्पिनर बढ़ा सकते हैं, आरुफ याकूब, फास्ट बॉलर कम कर सकते हैं। ठीक है। और आपका यहाँ पे जो आसिफ अली का रोल आप डाल सकते हैं, उनको कॉन्फिडेंस देते हैं क्योंकि एक ऐसे प्लेयर हैं बिल्कुल कि वो मैच। एंड लेट मी रिमाइंड यू ऑफ वन वेरी पेनफुल स्टोरी एज अ ज़ल्मी सपोर्टर कि 3 छक्के मार के हसन अली को उन्होंने मैच छीन लिया था इसी नेशनल स्टेडियम कराची में। और प्लेयर के जेहन में सर ये आती ही बातें कि उसने एक बड़े मैच में उसी ग्राउंड में किया होगा। ये जनाब आपके सारे ऑप्शन है। खुरम शहजाद भी सर हैं, ये हमारे साथ में स्क्वाड मौजूद है। इसी तरह अगर हम देखें तो मेहरान मुमताज़ थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, जैसे पिंडी की पिचेस पे अलग बॉलर लग रहे थे। आरिफ याकूब खेले नहीं हैं, सॉर्टेड आउट करना पड़ेगा सारी चीज़ों को। देखिए रोल इनको थोड़े चेंज करने पड़ेंगे। मेहरान मुमताज़ का पावर प्ले में रोल नहीं है अब। ओके। क्योंकि इनको नया बॉल करने वाले इनके पास बॉलर अच्छे हैं। जी जी जी। तो यहाँ मेहरान मुमताज़ को अगर मिडिल ऑर्डर में लेके आते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। यहाँ पे ये मैं समझता हूँ आमिर जमाल को अगर नया बॉल, बार बार कह रहा हूँ मैं, आमिर जमाल से नई बॉल कराएं और ल्यूकवुड इनके पास ऑलरेडी कर रहे हैं ये, ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। और फिर डेथ ओवर में भी इनको आप ला सकते हैं। बीच में इनका पॉल वॉल्टर हैं, उनका रोल हम देखते हैं कि कभी होता है कभी नहीं होता है। तो इनको क्लेरिफाई करना पड़ेगा। जो भी 11 प्लेयर खिलाएं, इनको टाइम मिल गया था कि बिठा के सबको उनके रोल अंडरस्टैंड कराएं और
उनको कॉन्फिडेंस दे कि आपका ये रोल है, अगर आपके इतने ओवर में। अच्छा, आपने बात की ना पेशावर ज़ल्मी की, तो कुछ तस्वीर भी हमारे पास मौजूद हैं। कल टीम ने रेस्ट किया, एक बुरे दिन के बाद होता है कभी कभी, लेकिन बड़ी खूबसूरत तस्वीर हैं। ट्रेडिशनल पाकिस्तानी जो शलवार कमीज़ है और वेस्ट कोट है वो पहनकर पेशावर ज़ल्मी के प्लेयर्स जो है वो कल स्टार डिनर में गए। तो मुझे लगा कि मैनेजमेंट ने लड़कों को रिलीव किया। देखिए सर, लुक एट द वार्डरोब, और इसमें जो हमारे खासतौर पर इंटरनेशनल स्टार्स हैं, खासतौर पर डैरन सैमी हो, आप देखें आगे ल्यूक वुड खड़े हुए हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के ना वो पाकिस्तानी भाई लग रहे हैं यहाँ पर। सो इट्स गुड, इट शोज द गुड स्पिरिट ऑफ द टीम, इट शोज के टीम, ये डैरन सैमी तो बिल्कुल जो है ना वो मॉडलिंग इन्होंने शुरू कर दी लग रहा है, और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं इसके हमारे पाकिस्तानी लिबास में, उनको पैसे ही डैरन सैमी खान। इट्स इंडिकेट द गुड टीम स्पिरिट, द कॉन्फिडेंस, द इनर बिलीव, और ये मुझे नज़र आ रहा है टीम की बॉन्डिंग के लिए, जेल होने के लिए इस तरह की जो चीज़ें हैं आप करते हैं और इसका इम्पैक्ट आता है, डेफिनेटली आता है। बिल्कुल। लेकिन जैसे कि हम बात कर रहे थे कि देखिए इस वक्त आप नेट प्रैक्टिस करके या आप ज़्यादा बॉलें फेंक करके आप चीज़ें कवर नहीं कर बिल्कुल, सकते। पूरा एक महीने से हो रहा है सर ये। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ दिमाग में क्लैरिटी डालनी है, प्लेयर के दिमाग में, बार बार कहूँगा, ठीक है, क्लैरिटी होनी चाहिए उसके खेल के मुतालिक। चलिए स्क्वाड पे वापस आते हैं, और जैसे इस्लामाबाद की हम बात करते हैं सर, इस्लामाबाद में ना मेरे ख्याल में मैंने भी क्यूरी भेजी, देखें पता चलता है। क्या लगता है आपको, मतलब अगर मुंद्रो फिट हो गए तो आ जाएंगे? मेरे ख्याल में 100% आएंगे, और बाकी तो मुझे लगता नहीं कोई तब्दीली की गुंजाइश है। सेम विकेट है और सेम ही कंडीशंस हैं, आगे एग्री करते हैं आप? देखिए माइक हैसन है वहाँ कोच जी, और मुंडो और गुप्टिल दोनों न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, तो उनसे अंडरस्टैंडिंग भी होगी, और प्रोफेशनल प्लेयर हैं ये, जो भी खेल रहा होगा वो एक्सेप्टेबल होगा उनके लिए, दोनों के लिए। तो मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा मसला नहीं होगा, क्योंकि उनकी मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी, मैं समझता हूँ कि काम एंड कूल है, अच्छी मैनेजमेंट है इस्लामाबाद की भी, लाइक अदर टीम जैसे हम मुल्तान की देखते हैं या ज़ल्मी की देखते हैं। तो यहाँ पे इन चीज़ों का, जैसे कल गुप्टिल ने खुद कहा कि मेरा चांस नहीं था, और जब बना तो मैं उसके लिए प्रिपेयर था। तो इस तरह के जो अल्फाज होते हैं वो टीम को बूस्ट करते हैं, बताते हैं कि बिहाइंड द और सीन जिम्मेदारी से खेला जिस तरह, वो पता चलता है कि उनकी एप्लीकेशन डेडिकेशन कितनी है, जो कि गुप्तिल एक ऐसे प्लेयर हैं डबल 100 भी किया है वनडे क्रिकेट में, इधर यू नो मास्टर ब्लास्टर प्लेयर, और मुझे याद है कि एक दफ़ा बड़ा टेरिबली आउट ऑफ फॉर्म भी हो गए थे वर्ल्ड कप के अंदर। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो शेन वॉटसन पाकिस्तान टीम के कोच बन रहे हैं नहीं, मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुश आमदीद। तो इस पर बड़ी क्यूरियोसिटी है जनाब, और मैं आपको एक खबर दे दूं, फिर गुलाम भाई की तरफ आते हैं। शेन वॉटसन को ज़रूर ऑफर हुई, प्रेफर्ड चॉइस थे वो पीसीबी की, लेकिन वो कोयटा ग्लेडिएटर्स के साथ सीज़न ख़त्म होने के बाद अपने घर रवाना हो चुके हैं, और ख़बरें ये आ रही हैं और कंफर्मेशन भी ये आ रही है कि उनके मामला पीसीबी के साथ तय नहीं पा सके, और अब मुमकिन तौर पर चूँकि न्यूजीलैंड की सीरीज गुलाम भाई बिल्कुल सर पे खड़ी है, तो शायद जैसे आपको याद है माजी में भी हमारे जो एनसीए कोच होते हैं उनमें से किसी का नाम आ जाता है, तो फिलहाल कोई ऐसी चॉइस लग रही है, बट नॉट अ गुड एंड आइडियल पोजीशन व्हेन यू आर हेडिंग फॉर द वर्ल्ड कप, दैट यू डोंट हैव अ हेड कोच नाउ, वी आर सिटिंग राइट नाउ इन द 16 मार्च, जून में वर्ल्ड कप है, सो जो करना है जल्दी करना पड़ेगा सर। देखिए इसकी वजह है कि क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन इतनी तेज़ी से तब्दील हुए अभी। जी सर, तो ये मेरा ख्याल कुछ अर्से में तीसरे चेयरमैन है, तो ये चीज़ें सारी तो मैं शर्टें भी कभी कभी तब्दील नहीं करता जितने हमारे चेयरमैन तब्दील हो जाते हैं, तो इस वजह से मैं समझता हूँ थोड़ा सा डिले है, लेकिन आई एम श्योर कि कोई ना कोई, अगर मैं इस वक्त अगर किसी लोकल कोच को असाइनमेंट दे तो ज़्यादा बेहतर होगा, और उसका एक टेस्ट भी हो जाएगा, क्योंकि हम देखें लोकल कोच को प्रेफर नहीं करते दुनिया में, हमारे लोकल कोच इसी वजह से कहीं भी किसी लीग में नहीं जाते। अब्दुल रहमान मुल्तान सुल्तान के साथ इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, मोहम्मद अकरम पेशावर ज़ल्मी के साथ, इसी तरह मेरे ज़हन में कोई नाम नहीं आ रहा है, सॉरी का मैं मिस कर रहा हूँ, तो हम इनको क्यों नहीं कर सकते? नहीं, बहुत सारे डोमेस्टिक कोचेज़ हैं और आपके एक्स प्लेयर हैं जो कि माजी में कर चुके हैं, आपको उनका प्लान लेना पड़ेगा, ठीक है ना, Exactly. और आपको देखना तो पड़ेगा। सबसे पहले बोर्ड अपना प्लान तो दे दे। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ बाबर आजम जब वर्ल्ड कप के वापस आए तो चेयरमैन ने बैठा के बोला जी आप 2 कप्तानी में से एक को मैं हटा रहा हूँ, तो उन्होंने 3 ही छोड़ दी। तो यहाँ तो बोर्ड फैसले करता है, कोचेस करते कब? मैं समझता हूँ कि 2 से 3 बंदों पे मुश्तमिल एक टेक्निकल कमेटी ज़रूर होनी चाहिए क्रिकेटर्स की, जो कि इन मामलात को देखें, कोच से लेकर बाद में अगर वो खुद कोच बन जाए। नहीं, वो बाद में ऐसा हुआ नहीं, ऐसे लोग हो जो कि मैं समझता हूँ कि जिनका एक पर्सनालिटी हो, उनके एक इमेज हो, और वो कोचिंग के लिए अब एलिजिबल ना हो सकते हो, इस तरह की कोई ऐसी नाम जो कि मैं समझता हूँ जिनकी वेटेज हो, इस तरह के लोग हों। गुलाम भी कितना टफ होता है जब आप जून में वर्ल्ड कप है और आप अगर हेड कोच अब ढूंढना शुरू करेंगे तो करते करते बात मुझे लगता है कि अप्रैल तक तो जाएगी, अभी तो पीएसएल में सब बिजी हैं,
आसान होगा किसी कोच के लिए आते ही। और हमारी टीम जो ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, हमारे पास सर मादत के साथ हम लोग को इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड तो है नहीं कि हमारे पास जो है लाइन लगी पड़ी है। हमें तो प्लेयर ढूंढने हैं, हमें तो अभी PSS से लड़के ढूंढ के लेके जाने हैं। नसीम शाह फिट हैं तो शाहीन आउट ऑफ फॉर्म है, हारिस इंजर्ड हैं तो ऑलराउंडर हमारे पास कोई नहीं है। एक पावर हिटर आजम खान है तो उसकी फिटनेस के इशू है। मतलब वनरेबल सिचुएशन है। मुश्किलात बहुत होती हैं क्योंकि पूरा प्लेयर एंड कोचिंग स्टाफ की कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट लेवल बिल्ड करना, ये वो सारे मैटर जो एक दिन में और एक सही चीज़ तो मैं भूल ही गया जी। कि अभी तक तो हमें ये नहीं पता हमारा कप्तान कौन होगा। जी हाँ, आप ये भी सही कह रहे हैं। और ये हेड कोच का फैसला होगा सर, मेरे ख्याल में क्रिकेट बोर्ड से ज़्यादा ये हेड कोच को डिसाइड अभी तक कप्तान तो मौजूद हैं। हाँ अभी तक वही है मौजूद लेकिन हैं, कोई अभी तक कंफर्मेशन ऑफिशियली नहीं है। हाँ, लेकिन ये आप सही कह रहे हैं कि आगे का नहीं पता और क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप सही कह रहे हैं कि ये डिसाइड करना। चले पुराम का एंड हो रहा है सर, मेरी बहुत ट्रैक रिकॉर्ड बुरा चल रहा है, मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं दूंगा, आज दे दें, मैं मैच के बाद बताऊंगा। देखिए बज़ाहिर तो इस्लामाबाद की टीम के पास मैच विनर ज़्यादा हैं, शटल हो चुकी है टीम। पेशावर में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, किसको क्या खिलाएं, कैसे रोल दें, कुछ रोल्स वहाँ पे तो अगर तो पेशावर ज़ल्मी के मैनेजमेंट ने इन चीज़ों पे काबू पा लिया है और एक अच्छी 11 उतार के प्लान एग्जीक्यूट कर लिया और प्लेयर को क्लैरिटी दे दी है। ठीक है। असल में चीज़ है कि प्लेयर क्लियर हो कि उसका रोल क्या होगा, उस रोल को कैसे प्ले कर सकता है। ओके, ये अगर आप जब तक प्लेयर या प्लेयर को ना दिया जाए, वो अंडरस्टैंड ना करे, फिर रिजल्ट आपके हक में आने के चांस। चलिए आई एम ईगरली वेटिंग फॉर नसीम शाह वर्सेस बाबर आजम बिकॉज आज बड़ा मैच है, एलिमिनेटर है। सो एक गेंद या एक अच्छी दो बाउंड्रीज जो है वो पूरे मैच को तब्दील करती है। बाबर आजम वर्सेस शादाब, द वाइस कैप्टन एंड द कैप्टन ऑफ द पास्ट, अप अगेंस्ट ईच अदर। इट गोइंग टू बी अ फन मैच मुझे लगता है। और कराची में जो लोग देख रहे हैं, अगर मुझे अभी प्लीज़ जाके स्टेडियम को फिल करें, ये बहुत ज़रूरी है हमारे उसके लिए। टिकट हैं तो ज़रूर जाएं, ख़रीदें हैं तब भी जाएं, किसी ने दे दी हैं तब भी जाएं, पर जाएं ज़रूर, अपनी लीग को कामयाब करें। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम भाई, इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।